जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, थोड़ा लेट हूँ लेकिन कहूंगा कि देर हूँ दुरुस्त हूँ। रिवीजन क्लासेस की तरह से ट्रीट करिएगा हमारी क्लासेस को, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब के ऊपर। सारी क्लासेस लगभग हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, लिखने नोट करने का प्रयास बहुत ज्यादा पहली दफा देखते समय मत करिएगा, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे। अगर लिखने पे जोर ना दे करके आप समझने पर जोर करेंगे तो चीजें समझ में भी आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा और आप अपना नोट्स खुद से भी तैयार कर पाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और एग्जाम टाइम में जो मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा वो चीज डायरेक्टली याद करके आप अपने एग्जाम में पॉइंट्स लिख पाएंगे साथियों। ठीक है, सेमेस्टर ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। सेमेस्टर लिखने के लिए बहुत बड़ा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं टू द पॉइंट आंसर लिखना ही आपकी सबसे बड़ी कला होनी चाहिए सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों फटाफट से। आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल के बहुत बड़ा चेंज आया है। और चेंज क्या आया है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपका जो न्यू सिलेबस है कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न कर दिया गया है आपके थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, जिसमें अगर हम मोटा मोटा थ्योरी की बात करें साथियों तो बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम आपका जो है ये एक थ्योरी में आ रहा है, जिसमें आप एक्सटर्नल में देख सकते हैं 60 नंबर का आपका जो है होने वाला। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का होगा। ये भी थ्योरी है, तो थ्योरी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं आपके, दोनों 60-60 नंबर के। बाकी जितने भी ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सारे प्रैक्टिकल में है आपके, यानी इनके प्रैक्टिकल होंगे। आपको पढ़ना तो होगा लेकिन पढ़ करके आपको अपने लैब्स में प्रैक्टिकल करने होंगे और इसके इनके जो मार्क्स होंगे वो इंटरनल होंगे, आपके टीचरों के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे आपकी डेली बाय डेली प्रैक्टिकल के आधार पर। ठीक है, आपके लैब्स के आधार पर। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है, आप प्रैक्टिकल भी सीखेंगे इलेक्ट्रिकल में और अच्छा इनिशिएटिव है ये देखा जाए बीटीयूपी की ओर से साथियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सिलेबस में। सिलेबस के अंदर तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम, है ना। सिलेबस के विषय में सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद पूरा मैं यहाँ पर सारी चीजें पीपीटी फॉर्म में ले आया हूँ, 1 बाय 1 करके सारी चीजें हम लोग देखेंगे जितनी भी चीजें हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट को देख रहे हैं। हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो जनरेशन सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों जनरेशन सिस्टम से संबंधित है, पावर प्लांट्स के विषय में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। पावर प्लांट्स में कौन कौन से पावर प्लांट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए साथियों, पावर प्लांट्स आपने देखा होगा कन्वेंशनल टाइप, नॉन कन्वेंशनल टाइप, रिन्यूएबल टाइप, नॉन रिन्यूएबल टाइप। ठीक है, तो हमें उनमें से कुछ टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं जिनके विषय में हमें पढ़ना है। हमने डिटेल सिलेबस को बता रखा है, उसकी वीडियो में इसी सेशन के एंड में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा डिटेल में। फिलहाल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और इस सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे और बहुत जल्द आपका पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, पावर जनरेशन सिस्टम का भी और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का भी साथियों। ठीक है, तो हम लोगों को जो पढ़ना है अगर हम बात करें साथियों तो हम लोगों को पढ़ना है कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट के विषय में हमें पढ़ना है साथियों। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है तो हमें पढ़ना है इनका स्कीमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, पावर प्लांट्स का कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, डीजल बेस्ड, न्यूक्लियर बेस्ड। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स एंड देयर मेजर ऑक्सिलियरीज, मतलब इनका फंक्शन कैसे होता है, कार्य कैसे करते हैं ये, और इनके मेजर ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं, मतलब इनके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं समझ लीजिए। इसके बाद सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स,
कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, डीजल बेस्ड, न्यूक्लियर बेस्ड, मतलब अलग अलग पावर प्लांट्स में जो आप काम करते हैं उसके लिए क्या क्या सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन चीजों के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पीपीई किट वगैरह पहननी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो सावधानियां इन पावर प्लांट के अंदर काम करते समय रखनी पड़ती है, उसके विषय में भी हमें इन्हें ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो उसके अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी के यूनिट हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यूनिट सेकंड में हमें लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी के विषय में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स, यानी कि ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के विषय में भी हमें, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स के विषय में पढ़ना है यहाँ पर। और ये हमारे नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के विषय में हमें सबसे पहले इन प्लांट के विषय में पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक है। इसके अलावा आपका यूनिट नंबर अगर आप 4 देखोगे तो अदर जनरेटिंग स्टेशन के विषय में हमें पढ़ना है, जिसमें बायोमास वगैरह है, जियोथर्मल वगैरह है। और सबसे लास्ट यूनिट जो है जिसमें हमें इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के विषय में पढ़ना है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पावर जनरेशन के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों वो हम हाइड्रो पावर प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, एक एक करके हम सारे पावर प्लांट्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे, उनके मेजर ऑक्सिलरीज को देखेंगे, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को देखेंगे। इन चीजों को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है साथियों। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स की। तो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जहां पर भी किसी भी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, यानी विद्युत उत्पन्न करते हैं, किसी भी एक ऊर्जा को, है ना, उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, उस जगह को ही हम लोग पावर प्लांट कह देते हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, जनरेट की जाती है साथियों, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा गया है साथियों। क्या बताया जा रहा है कि विद्युत संयंत्र विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को बिजली में परिवर्तित करते हैं। सामान्य प्रकारों में जल विद्युत, तापीय, तापीय में क्या क्या होता है, कोयला, गैस, परमाणु सहित और नवीकरणीय स्रोत जैसे, यानी कि आपके रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सौर, पवन, प्रत्येक प्रकार ऊर्जा रूपांतरण को अनुकूलित करने और विश्वसनीय संचालन सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट घटकों और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है। कौन? पावर प्लांट करता है। इसकी एक पावर प्लांट की इमेज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लगा हुआ है। और ये जो आपको पावर प्लांट की इमेज जो दिख रही है, ये आपका थर्मल पावर प्लांट का इमेज लगा हुआ है साथ में, ठीक है। पावर प्लांट जो है वो क्या करता है साथियों, तो पावर प्लांट आपका कन्वर्ट करता है वेरियस एनर्जी सोर्सेस को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कॉमन टाइप हम देखते हैं, जो जनरली जो सबसे ज्यादा आप लोग सुनते होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, है ना। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल में आजकल सोलर भी बहुत ज्यादा आप देख रहे हो, विंड बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ वगैरह में ज्यादा है ये सारी चीजें, ठीक है। और सोलर का भी गुजरात में बहुत ज्यादा चलन इस समय साथियों हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि क्या है आपका। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है, ये जो वाटर होता है, पानी होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी को या फिर काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर स्टोर्ड वाटर है तो उसके पास क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। हाँ, तो जो स्टोर्ड वाटर होता है वो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो बहुत हाइट पे, मतलब उसकी ऊंचाई की वजह से जो उसमें विद्यमान ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और बहते जल की वजह से उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। इनकी मदद से, सहायता से क्या बना लेता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका विद्युत ऊर्जा बना लेता है, ठीक है। इसके मेजर ऑक्सिलरीज यानी प्रमुख सहायक कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपका एक चीज करेक्ट कर लेना है यहाँ पे के, ठीक है, ये कार्य है, जल विद्युत संयंत्र के ये कार्य लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ,
तो प्रमुख सहायक कौन कौन से हैं, बस मोटा मोटी हम लोग देख ले रहे हैं, बाकी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे ही। हमें क्या क्या पढ़ना है प्रमुख सहायक में, बांध और जलाशय, इनटेक और पेन स्टॉक, टरबाइन, जनरेटर, नियंत्रण प्रणालियां, स्विच गियर एवं ट्रांसमिशन, ये इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये पावर ग्रिड के नेक्स्ट टॉपिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन रहता ये भी एक इसका ऑक्सिलरी है, लेकिन ये ट्रांसमिशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन का पार्ट हो जाता है ना, ग्रिड तक बिजली पहुंचाना, वैसे इसका काम रहता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें कूलिंग प्रणाली इसमें नहीं देखनी है, पंपिंग सिस्टम, अगर पंपिंग वाला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो पंपिंग भी देखने को मिलता है कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, ठीक है। तो मेजर ऑक्सिलरीज के में हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले। तो एक छोटा सा स्मॉल व्यू है, ये नोट आउट करने जैसी कुछ बात नहीं है, बस एक बार में सारा का सारा ओवरव्यू आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग एक प्रोटोटाइप दिखा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी वर्किंग प्रोटोटाइप अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, तो यहाँ पर आपको लगभग सारी चीजें दिखाई जा रही है, लगभग लगभग जो आपके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होती है। जैसे आपका एक हेड पॉइंट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट या फिर आप इसे रिजर्वायर कहते हैं, जहां पर वाटर स्टोर किया जाता है, ठीक है। यहाँ से इनटेक है, जहां से आपका ये पानी जो है वो टरबाइन की तरफ जा रहा है। जिस कंड्यूट की तरफ, कंड्यूट की मदद से या नाली की मदद से, ना नलिका कह सकते हैं आप, जिसकी मदद से जो वाटर है वो टरबाइन तक जा रहा है, उसे हम पेन स्टॉक कहते हैं। और पेन स्टोक के थ्रू वाटर जा करके यहां पर आप जो रोटेट होता हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन जो है रोटेट कर रहा है, और इससे कि इसके साथ ही आपका इसके साथ साफ्ट लगा हुआ है ऑल्टरनेटर का, और ऑल्टरनेटर का साफ्ट जब रोटेट हो रहा है, जो कि जनरेटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो जनरेटर या ऑल्टरनेटर जिसे हम कहते हैं, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं पावर हाउस को दे दी जा रही है, और पावर हाउस ये जो बिजली है वो सप्लाई आपके घरों में कर दे रही है ना। बेसिकली पहले ट्रांसमिशन लाइन में जाता है, और पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों को 3 फेज 4 वायर की मदद से सप्लाई मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, वर्किंग प्रोटोटाइप है, इस तरीके से आपका कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है कार्य करता है। तो आई होप सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो काम करता है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, ठीक है। तो ये इसका एक स्केमेटिक डायग्राम आप समझ सकते हैं कि स्केमेटिक तरीके से, मतलब कि लाइंस के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस तरीके का आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है साथियों, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जैसा कि आप सभी साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर किसको कहते हैं, जलाशय हिंदी में बोलते हैं इसको, जहां पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे हम लोग जलाशय बोलते हैं साथियों। तो जहां पर भी पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे जलाशय कहते हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक प्राकृतिक हो सकता है और एक आर्टिफिशियल मैनमेड हो सकता है। मैनमेड तब होता है जब हम कंक्रीट की मदद से डैम बनाते हैं, पत्थर की मदद से डैम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डैम बनता है हमारे द्वारा, मानव के द्वारा, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। अगर कहीं झरने, झरना आपने देखा होगा, झरने के ऊपर कहीं पॉन्ड टाइप का बना हुआ है, नेचुरली बना हुआ है, तो वो भी एक प्रकार का डैम है लेकिन नेचुरल है, ठीक है। तो ये रिजर्वायर का ओवरऑल मतलब ये है कि जहां पर पानी इकट्ठा होकर रखा जाता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ रिजर्वायर में आपका पानी इकट्ठा होता है, डैम की मदद से इस पानी को रोका जाता है। एक गेट लगाया गया है ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार, जैसे हमें आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, यहाँ पे
हम अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी को आगे भेज सकें या फिर बंद कर सकें। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिंग ब्लॉक्स दिखाए गए हैं जिसमें ये कंड्यूट लगाया गया है, पाइप लगाया गया है जिसको सपोर्टिंग ब्लॉक के माध्यम से रोका गया है। ठीक है, इसके अलावा एक सर्ज टैंक या इसी को हम लोग 4 वे भी कह देते हैं, ये लगा हुआ है। ठीक है, 4 वे क्या होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, वैसे ये वाटर हैमरिंग से बचाता है। सर्ज टैंक लगा हुआ है और जो वाटर कंड्यूट यानी कि जो पाइप है, जो जो या फिर आप नाली देख रहे हैं जहां से पानी टरबाइन की तरफ फ्लो हो रही है, इसे ही हम लोग पेन स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पर इंटेक वाल्व लगा हुआ है, इंटेक वाल्व की मदद से वाटर जो है वो टरबाइन के अंदर जाती है। मैंने आपको दिखाया कि टरबाइन रोटेट हो रहा था पानी के हिट करने की वजह से, और वहां से जब टरबाइन पे हिट कर रहा था तो टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन से जुड़ा होता है ऑल्टरनेटर का शाफ्ट। ऑल्टरनेटर का शाफ्ट जब मूव होता है तो ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और पावर हाउस को बिजली चली जाती है। पावर हाउस उस इलेक्ट्रिसिटी को जो कि 11 केवी पे जनरेट होती है उसको स्टेप अप करके आगे की ओर ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, और आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब होगा जहां से जो कंड्यूट है वो अपना काम करने के बाद वहां से जो पानी निकल जाएगा टरबाइन से उसे हम ड्राफ्ट ट्यूब कह देंगे। और जहां पर रिलीज होता है वाटर, जो पॉन्ड बनेगा नीचे की तरफ में, है ना, वो आपका यहाँ पे टेल रेस हो जाएगा। तो कुछ इस टोटल आप इस फिगर में आप समझ जाओगे बहुत आराम से सारी चीजें। एक ये भी फिगर हम ले आए हैं आपके लिए और अच्छे से, और एक आध चीजें जो छूट रही हैं उनको कवर करने के लिए। ठीक है, इसमें सारी चीजें हमने बता दी। हमारा जो छूट रहा था वो ड्राफ्ट ट्यूब छूट रहा था। देखिए, इनलेट वाल्व है, यहाँ से आपका पानी जा रहा है और हाइड्रोलिक टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन रोटेट कर रहा है और देखिए यहाँ से ड्राफ्ट ट्यूब से पानी निकल जा रहा है और यहाँ पर टेल रेस के अंदर आ जाता है। टेल रेस जनरली जब वही उसको ही बोला जाता है जहां से जो ड्राफ्ट ट्यूब का जो अपना वाटर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद यानी अपना काम खत्म करने के बाद निकल जाती है बाहर की ओर, उसे ही हम लोग टेल रेस जो है कह देते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ है, कंट्रोल रूम है अपना, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर और अपने टावर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट आगे कर दिया जा रहा है। ठीक है साथियों, देखिए अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट से समझ लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट का फंक्शन क्या है। तो ये जो है आपका जल विद्युत संयंत्र का कार्य, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं, तो आप यहीं लिख भी सकते हैं जल विद्युत संयंत्र के कार्य। बेसिकली यही ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है, हमने अभी डिस्कस कर लिया इसके विषय में कि जल विद्युत शक्ति या फिर जो पावर प्लांट होता है वो क्या करता है। जल विद्युत शक्ति के विषय में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, शक्ति क्या है। ठीक है, तो जल विद्युत शक्ति उसे कहते हैं हम लोग जो हमें जल से शक्ति प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, जल की विद्युत मतलब जल की मदद से जो विद्युत शक्ति प्राप्त होती है उसे ही हम जल विद्युत शक्ति कह देते हैं ना। पानी की ऊर्जा से प्राप्त शक्ति ही जल विद्युत शक्ति हो जाती है ना। जिस प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग उसका प्लांट यानी कि जल विद्युत शक्ति प्लांट कह देते हैं, संयंत्र कह देते हैं। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए उच्च स्तर पर पानी की संभावित ऊर्जा का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्र है। ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, इज द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, वेयर एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट is the power plant utilizing the potential energy of water at a high level for generation of the electrical energy। ठीक है साथियों, समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेन चीजें ये है जो आपके मेजर ऑक्सिलरीज है इसके विषय में लिखना मेन है। ऑक्सिलरीज को आपको याद रखनी है साथियों, ऑक्सिलरीज तभी आप लिख पाओगे जब आप पढ़े रहोगे। मेजर ऑक्सिलरीज है ना ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। सबसे पहले रिजर्वायर पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है रिजर्वायर। तो रिजर्वायर क्या है, एक तालाब है, एक पॉन्ड है जहां पर हम जल को इकट्ठा करके रखे हुए हैं। वो जल बरसात का हो सकता है, वो नेचुरल नदियों का पानी हो सकता है, वो हम पंप के द्वारा भी हो सकता है चढ़ाकर पानी रखे हो। मतलब किसी भी प्रकार का रिजर्वायर, जो वाटर रिजर्वायर हमने बना कर रखा है
ठीक है, मतलब जो जलाशय बना के रखा है, पॉन्ड बना कर रखा है, उसे ही हम लोग रिजर्वायर कह देते हैं साथियों। ठीक है, यही थोड़ा सा स्टाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलाशय क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जलाशय का उद्देश्य बरसात के मौसम में पानी का भंडारण करना और शुष्क मौसम के दौरान इसकी आपूर्ति करना है, और इस प्रकार यह बिजली संयंत्र पर भार के अनुसार टरबाइनों को पानी की आपूर्ति करता है। जलाशय दो प्रकार के होते हैं ना, मैंने बताया था आपको, जो रिजर्वायर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्राकृतिक होते हैं, जिसे जो पहाड़ों में झील होता है वो रिजर्वायर हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो कृत्रिम है ना, कृत्रिम जलाशय होता है, जो नदी पर बांध बनाकर हम मानव जो तुच्छ प्राणी है वो तुच्छ कार्य करके जो है डैम बनाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर और बिजली का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, द पर्पस ऑफ रिजर्वायर, इंग्लिश में यही चीज लिखा हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सप्लाई द सेम ड्यूरिंग ड्राई सीजन, एंड हेंस इट सप्लाइज वाटर टू द turbines according to the load on the power plant. There are two types of reservoir, namely natural reservoir which is a lake in high mountain, and the other is an artificial reservoir which is made by constructing a dam across the river. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें एक शब्द आ गया डैम। डैम क्या होता है साथियों, डैम की जरूरत क्या है, क्यों डैम बनाया जाता है, तो पानी है, और पानी को आप अपने अनुसार नीचे गिराना चाहते हैं। ठीक है, बिजली उससे उत्पन्न करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हाथों से रोक लेंगे हम लोग पानी को। पानी को रोकने के लिए प्रॉपर एक सिविल इंजीनियरिंग की मदद से कंस्ट्रक्टेड एक आपको एक कंस्ट्रक्शन चाहिए जो कि उसको रोक के रखे पानी को। इसके लिए हम लोग कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पत्थरों का प्रयोग करते हैं, और एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं उस वाटर बॉडी पॉन्ड के आगे। ठीक है, जहां से हमें पानी नीचे की ओर भेजना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को रोकने के लिए, जलाशय को रोकने के लिए एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं, जिसे हम लोग डैम कहते हैं। ठीक है साथियों, तो डैम क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि डैम इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज्ड टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल हेड क्रिएट करने के लिए किया जाता है, प्रोवाइड द पॉन्डेज, स्टोरेज और द फैसिलिटी ऑफ डाइवर्जन इनटू कंड्यूट, है ना, यानी कि कहीं भी जल को मोड़ने के लिए हमें डैम की आवश्यकता होती है। डैम्स आर मेड ऑफ कंक्रीट और स्टोन मैसनरी, अर्थ और रॉक फिल। ठीक है, बांध, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बांध का उपयोग कृत्रिम हेड बनाने और तालाब बनाने भंडारण या नालियों में मोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए बांध कंक्रीट या पत्थर की चिनाई, मिट्टी या चट्टान के भराव से बने होते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका पीछे डैम। ठीक है, अब बात करते हैं फोरवे। देखिए फोरवे की सबसे पहले हम बात करें कि हर हाइड्रो पावर प्लांट में फोरवे होता नहीं है। फोरवे होता है उन पावर प्लांट्स में जिनमें जो रिजर्वायर है वो पावर प्लांट से थोड़ी दूरी पर है, यानी टरबाइन से थोड़ी दूरी पर है। तो जब भी हमें छोटा स्मॉल लोड की आवश्यकता होती है, स्मॉल लोड चलाना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फोरवे वाटर रिजर्वायर का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब बेसिकली ये भी एक वाटर रिजर्वायर ही है फोरवे जो है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग जो है बेसिकली कब कर लेते हैं, जब स्मॉल लोड, लाइट लोड चलाना होता है तब। ठीक है, देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है इसमें, ये the forebay is used as a regulating reservoir, storing water temporarily during light load and providing the same for initial increases on account of increasing load during which water in the canal is being accelerated. A forebay is an enlarged body of water just above the intake which is used to store water temporarily। मतलब कि जो आपका फोरवे है वो जस्ट इनटेक, मतलब जहां से टरबाइन में जा रहा है पानी उससे कुछ दूर जस्ट पहले ही क्या होता है, एक वाटर रिजर्वायर होता है। ठीक है, और ये टेम्परली टू मीट द हावरली लोड फ्लक्चुएशन, जो हावरली लोड फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी आपूर्ति करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, इसका जो है फोरवे का यूज हम लोग कर लेते हैं ना। और फोरवे इज नॉट रिक्वायर्ड इफ hydroelectric plant is located just at the base of the dam, but if the plant are situated away from the storage reservoir, a forebay is a must requirement, है ना। मतलब अगर
आपका जो डैम है वो काफी दूर है प्लांट से, ठीक है, मतलब जहां से बिजली बन रही है, तो ऐसे में हम लोग फोरवे का यूज करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर प्लांट से बहुत नजदीक ही डैम है, रिजर्वायर है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये फोरवे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये फोरवे ना आपका सर्ज टैंक भी हो सकता है, मतलब सर्ज टैंक भी इसको कह सकते हो, जो कि वाटर हैमर से बचाता है। तो दोनों लगभग एक ही चीज है, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखा है कि फोरवे का उपयोग एक विनियमन, देखो हिंदी पढ़ोगे और पगला जाओगे। हम जो जिस भाषा में आपको समझा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, टेक्निकल वर्ड इंग्लिश और बाकी के शब्द हिंदी, ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही परीक्षा में लिख के आना है, पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि टीचर भी चाहता है कि जो वो कॉपी चेक कर रहा है वो उसकी भाषा में आसानी से समझ में आ जाए और आपकी जो भावनाएं हैं वो उसके दिल तक पहुंच जाए। और वो तभी पहुंचेगा जब वो देखेगा कि टेक्निकल वर्ड आप एकदम सही सही जानते हो, आपकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हैं और बाकी की चीजें आप हिंदी में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो जबरदस्ती का अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेजी मीडियम के हो तो तब कोई बात ही नहीं है, अंग्रेजी में लिख के आना। लेकिन हिंदी के हो तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख के आना, टेक्निकल सारे। जैसे फोरवे है तो फोरवे को हिंदी में मत लिख के आना, फोरवे को फोरवे ही लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। कुछ और सर्च करके मत लिखना। जैसे विनियमन जलाशय लिखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन रेगुलेटिंग रिजर्वायर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो जलाशय के रूप में रूप में किया जाता है और जो हल्के भार के दौरान अस्थायी रूप से पानी का भंडारण करता है और बढ़ते भार के कारण प्रारंभिक वृद्धि के लिए समान दान करता है। यदि जल विद्युत संयंत्र बांध के आधार पर स्थित है तो फोरवे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि संयंत्र भंडारण जलाशय से दूर स्थित है तो फोरवे एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, ठीक है, स्मूथ फंक्शन के लिए, है ना, स्मूथ ऑपरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्पिलवे का कार्य क्या होता है? अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जब भी हमें लाइट लोड चलाने की आवश्यकता हुई तो हमने फोरवे से जल की आपूर्ति कर ली और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। लेकिन क्या हुआ कि अभी जैसा कि आप हाल ही देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। तो क्या हो कि जो वाटर रिजर्वायर आपने बनाया है पहाड़ों में ही तो बनाओगे, और प्राकृतिक आपदा है और बहुत ज्यादा जल बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो उसके लिए तो कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बेसिकली जो बाढ़ आती है वो इसीलिए आती भी है कि जो डैम्स में जो ऐसे व्यवस्थाएं लगी हुई हैं जो कि डैम्स को खराब होने से बचा ले। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि हम लोग डैम्स का बेसिकली यूज भी, मतलब जो यूज करते हैं, वो जो बाढ़ आती है वो क्यों आती है, बेसिकली हम लोग जो चीजों का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी रुका हुआ है और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी आ गया, तो हम क्या करते हैं डैम के माध्यम से उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, वही स्पिलवे, इसकी मदद से रिलीज कर दिया जाता है। और जब स्पिलवे की मदद से पानी रिलीज कर दिया गया, वाटर रिलीज कर दिया गया, और वो एक्सट्रीमली जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो है फैल जाते हैं और जिसे हम लोग फ्लड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो स्पिलवे क्या करता है समझो, ड्यूरिंग फ्लड, यहाँ लिखा देखो पहला ही शब्द यही लिखा हुआ, ड्यूरिंग फ्लड यानी बाढ़ के समय, ड्यूरिंग फ्लड पीरियड the reservoir becomes full and water overflows. Spillway is used to discharge the overflow water to the downstream side. In a situation of flood, a spillway is made up of concrete and is provided with the water discharge openings cut off by metal control gates, है ना, metal control के gates होते हैं और इन्हें हम ओपन कर देते हैं जब फ्लड का समय, बाढ़ का समय होता है, जब ओवरफ्लो होता है पानी, तो हम ओपन कर देते हैं ताकि डैम हमारा ना टूटे। करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति लगी हुई है उससे बिजली पैदा करने के लिए, वो हमारा बर्बाद ना हो, सरकार का बर्बाद ना हो। ठीक है, स्पिलवे बाढ़ की अवधि के दौरान जलाशय भर जाता है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है। स्पिलवे को का उपयोग बाढ़ की स्थिति में नीचे की ओर बहने वाले पानी को छोड़ने के लिए किया जाता है। एक स्पिलवे कंक्रीट से बना होता है और इसमें धातु नियंत्रण द्वारा द्वार यानी कि गेट्स लगे होते हैं, जो आपने देखा होगा कि कभी अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है और वो खूब
मेहनत से खोले जा रहे हैं उसमें गेट्स और बाढ़ आ गई और पूरा गांव बह गए, वो वही स्पिलवे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनटेक, इनटेक क्या है भैया? तो जहां से आपके टरबाइन में वाटर एंटर कर रहा है वो इनटेक है। इसके अलावा डैम से भी जहां से आपका एंटर कर रहा है पानी, वो भी एक इनटेक ही है। ठीक है, तो इनटेक इज द structures at the intake of conduits, tunnels and flumes and helps in diverting and preventing the entry of debris and ice into the turbines. Screens or trash racks are fitted directly at the intake to prevent the debris from going into the tank. ठीक है, तो इंटेक समझ में आ गया। इसमें एक शब्द आया आपका यहाँ पे ट्रैश रैक्स। ट्रैश रैक्स, ट्रैश रैक्स क्या करता है? डेब्रिस यानी कि आइस के जो टुकड़े होते हैं या पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो कंड्यूट में चल के जाके फंस ना जाए, इसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटेक नलिकाओं, सुरंगों और फ्लूम के इंटेक पर संरचनाएं हैं और टरबाइनों में मलबे और बर्फ के प्रवेश को रोकने के और मोड़ने में मदद करती है। ठीक है, मलबे को टैंक में जाने से रोकने के लिए स्क्रीन या कचरा रैक सीधे इंटेक पर फिट किए जाते हैं। इंटेक पर ही हम लोग क्या फिट करते हैं? कचरा रैक, ट्रैश रैक फिट करते हैं, जिससे वो आया जो बर्फ का टुकड़ा या कचरा होता है वो नहीं जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्ज टैंक के विषय में। सर्ज टैंक क्या करता है ना कि जब हमें लोड की आवश्यकता नहीं होती है ना, जब हमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है हाइड्रो पावर प्लांट से, तो हम क्या करेंगे? हम टरबाइन पे जो पानी आ रहा है उसको रोक देंगे। तो पानी जब रोक देंगे हम अचानक से, तो ऊपर से तो लगातार पानी आते जा रहा है डैम से, तो क्या होगा ना, वो लगातार हैमरिंग करेगा, यानी हथौड़े से मारने जैसा प्रतीत होगा। जो गेट वाल्व है, इंटेक है टरबाइन के पास, या फिर आप टरबाइन के ब्लेड्स पे भी ऐसा समझ सकते हैं कि वाटर हैमरिंग हो सकती है ना। तो उसके लिए हम लोग सर्ज टैंक बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन द लोड ऑन द जनरेटर इज रिड्यूस्ड, कम किया जाता है, द गवर्नर क्लोजेस, गवर्नर को बंद किया जाता है, वाल्व को बंद किया जाता है, द टरबाइन गेट्स एंड दस क्रिएट एन इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पेनस्टोक। तो पेनस्टोक में क्या होता है? एक प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। दिस रिजल्ट इनटू अ फेनोमेना कॉल्ड वाटर हैमर, इसको हम वाटर हैमर कहते हैं, which may cause the penstoke to burst if it fails to withstand the pressure, है ना। अगर वो प्रेशर बना रहा तो पेनस्टोक फट भी सकता है आपका। दिस अनडिजायरेबल फिनोमेना ऑफ वाटर हैमर इज अवॉइडेड बाय यूजिंग अ स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर कॉल्ड सर्ज टैंक, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, क्या यूज करके? एक रिजर्वायर यूज करके, जिसे हम सर्ज टैंक कहते हैं। लेकिन एक्चुअली सर्ज टैंक जो है उसी को फोरवे, और फोरवे को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्ज टैंक, क्योंकि वो भी क्या था? एक रिजर्वायर था जो कि नियर था किसके? टरबाइन इंटेक के। ठीक है, तो सेम ही चीज है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, सर्ज टैंक इज लोकेटेड एज क्लोज टू द पावर स्टेशन एज पॉसिबल। व्हेन द लोड डिमांड is reduced on the power station, then it causes rise in water level in the surge tank, which produces a retarding head and reduces the velocity of the water in the penstoke, and hence avoiding the undesirable phenomena called water hammer. होता क्या है? वाटर रिजर्वायर जो होता है ये ऊपर से खुला होता है, कंक्रीट से बना होता है। जब हम प्रेशर को बंद करते हैं तो ये ऊपर की तरफ निकलने लगता है, जैसा कि अगर हम आपको दिखाएं, हाँ, तो ये सर्ज टैंक है। जैसे ही आप यहाँ से गेट क्लोज कर देंगे, ये पानी ऊपर की तरफ भागते जाएगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर की तरफ उछल उछल करके इस रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाएगा, और आपका जो वाल्व है या जो सिस्टम है वो खराब होने से बच जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से वाटर हैमर से बचाया जाता है सर्ज टैंक की मदद से। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपकी लिखी गई। इसके बाद क्या होता है कि आपका, मैं जो बोला वो बात सुनिएगा, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। जब भी आपको आगे लोड चलाना होता है बहुत स्मॉल अमाउंट के वाटर की सहायता से, तो हम सर्ज टैंक का जो पानी होता है ना उसको यूज करके क्या कर लेते हैं? हम अपने जो टरबाइन होता है, पावर स्टेशन होता है, उसको चालू कर लेते हैं और वो हम अपना लाइट लोड उससे चला लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया भैया सर्ज टैंक। इसके आगे आते हैं पेन स्टोक के ऊपर। पेन स्टोक क्या होता है? जनरली एक कंड्यूट है, एक पाइप है, एक नलिका है, जिसके माध्यम से डैम या रिजर्वायर से जो पानी है वो हमारे टरबाइन तक पहुंच रही है। ठीक है, तो यही साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन स्टोक क्या है। पेन स्टोक इज अ क्लोज कंड्यूट व्हिच कनेक्ट्स द फोरवे और सर्ज टैंक टू द स्क्रोल केस ऑफ द turbine. In case of high head plant in a single penstoke is provided. Penstokes are built of steel or reinforced concrete. Steel या reinforced concrete के यानी कि RCC के बनाए जाते हैं। When the penstoke used is very long, care must be taken to protect the conduit against water hammer. The thickness of penstoke must be such that it can withstand both the normal hydrostatic pressure and also the sudden surges both above and below normal caused by fluctuation in load and by emergency conditions. देखिए, हम लोग बहुत ध्यान रख करके पेन स्टोक को बनाते हैं, जिसमें हम लोग वाटर हैमर का भी हमें ध्यान रखना है, इमरजेंसी कंडीशंस का भी ध्यान रखना है कि अचानक से कभी वाटर फ्लो आ जाता है तो ऐसा ना हो कि ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, पता चला कि करोड़ों रुपए लगा करके बनाए और इस बात का ध्यान ही नहीं रखे कि भैया आराम आराम से पानी आ रहा था तो ठीक है, जब फ्लड आया और अचानक से पानी आया तो हमारा जो पेन स्टोक है वही ब्लास्ट कर गया। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाल्व्स और गेट्स होते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया वाटर इंटेक में जब हमें पानी की जरूरत होगी तो उसको लाने और ले जाने के लिए ट्रैक्स ने बताया कि जो आपके डेब्रिस और आइस और जो भी कचरा है उसको जाने से इंटेक के अंदर रोकता है। टेलरेस क्या हमने बताया? आफ्टर यूजफुल वर्क डन बाय वाटर, मतलब पानी के द्वारा एक यूजफुल कार्य करने के बाद जो डिस्चार्ज होता है पानी का, उसे ही हम लोग टेलरेस कहते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? इट इज एन एयर टाइट पाइप ऑफ सुटेबल डायमीटर अटैच्ड टू द runner outlet and conducting water down from the wheel and discharging it under the surface of the water in the tail race with the help of draft tube. Operating head on the turbine is increased, resulting in increase in the output and efficiency, है ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूजुअली अगर आप देखें तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, जो आपका टरबाइन पे हिट करता है वाटर, वहां से जब रिलीज होता है तो वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू ही रिलीज होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मूवर और वाटर टरबाइंस क्या होती हैं? तो प्राइम मूवर हम टरबाइंस को ही कहते हैं, जो कि ब्लेड्स होते हैं जिसमें वाटर हिट करती है और वो ब्लेड्स रोटेट होते हैं, उसे ही हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं और उसे ही हम लोग टरबाइंस कहते हैं। ठीक है, प्राइम मूवर वैसे इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, आप हाथ से अगर चला दीजिए तो वो भी एक प्रकार का प्राइम मूवर है। मतलब जिस भी प्रकार से आप ऑल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमा सकते हैं उसको प्राइम मूवर कहा जाता है। इसमें टरबाइन, वाटर टरबाइन आपका एक टाइप है। चलो, तो ये चीज है। ठीक है, ये चीज हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये साथियों और आपका पूरा हाइड्रो पावर प्लांट आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और ये हमारा एक कोर्स आ रहा है, ये प्राइस वाइज गड़बड़ है, ये चीज मत ध्यान देना। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आने वाला है और ये प्राइस वाइज बहुत कम रहेगा भाई। इसको आप बताना क्या प्राइस रखना चाहिए। ठीक है, अगर रिवीजन बैच पूरा लाया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन का और पावर सिस्टम का ऐसे ही बहुत बढ़िया शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके, तो क्या फीस रहनी चाहिए उसकी आप लोग बताना और आपका लाया जाएगा जबरदस्त तरीके से, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा लाइव, जहां आप बोलोगे वहां पर। ठीक है, यूट्यूब पर तो चल ही रहा है। ठीक है, आपका डेली वीडियोस अब आते रहेंगे। डेली आप इन जो भी क्लासेस आपकी आ रही हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की, जो भी टॉपिक्स हम करवा रहे हैं उसको बस आप देखते रहिए, नोट्स बनाइए ना बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है, तो हम कंबाइन करके आपको दे देंगे और एक साथ एक मैराथन भी रख देंगे और वो चीज आप करके चले जाना, तब भी आपका हो जाएगा काम। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नोट्स के चक्कर में बहुत ज्यादा रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा नोट्स के चक्कर में, वो भी आज के डिजिटल जमाने में, मत रहिए। जैसे मैंने भी, आपने देखा कि मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लिखना इज नॉट वर्थ इट नहीं है वो बिल्कुल भी। आप सिर्फ समझिए, पढ़िए, देखिए, सीखिए कि क्या चीज है और उसी चीज को लिख दीजिए आप अपनी भाषा। ठीक है, यही आपके अंदर होना चाहिए, यही आपको सीखना है हमसे और यही आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर से अपना सेमेस्टर क्लियर कराएगा और ना कि सेमेस्टर की क्लियर कराएगा,
आप अपने एजेई के क्वेश्चंस उठा करके आप अब हाइड्रो पावर प्लांट के क्वेश्चन करिएगा। मेरा आपसे वादा है अब आपका कोई एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप बना पाओगे एजेई लेवल के, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाऊं तो भी आपके कोई क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, एजेई के भी सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपके सेमेस्टर की तैयारी तो हो ही रही है साथ साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप सभी का एक अपना अपना ग्रुप होगा, उनमें जरूर आप सभी प्लीज शेयर करिएगा इस क्लास को। और बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं हमारी क्लासेस, क्योंकि आप सिर्फ अगर डेली सुनते रहोगे देखते रहोगे हमारे क्लासेस को, तो बड़े आराम से आपका जो है तैयार हो जाएगा ये 2 सब्जेक्ट, बिल्कुल भी बिना टेंशन लिए हुए, ठीक है साथियों। चैनल पर नए हो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रिकल का अलग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन बनाया हुआ हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना आप सभी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो मतलब टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं मिलता है, दिक्कत आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 इस पे आप मैसेज कर लेना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव शेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपसे विश्वास रहे, मस्त रहे।